हेलो दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों हम एएलपी एनटीपीसी रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में मैं टॉप 50 प्रश्न आज मैं बताऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो काफ़ी शानदार जानदार तरीके से डिस्कशन होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहला प्रश्न आपके सामने में है, प्रकाश हमेशा कैसे गमन करते हैं। दोस्तों प्रकाश की बात किया जाए तो प्रकाश जो हमेशा जो गमन करता है वो सीधी रेखा में गमन करता है। कैसे करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। अगर पूछ लिया जाए कि प्रकाश का खोज किसने किया था, दोस्तों प्रकाश का खोज किया था रीमर ने। कौन किया था? रीमर ने पूछेगा कि प्रकाश का खोज कैसे किया था, आपको बताना है बृहस्पति ग्रह का उपग्रह ज्ञानीमेड से। किससे किया था? बृहस्पति ग्रह का उपग्रह ज्ञानीमेड से। ये बात आपको याद रखना है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह भी बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेक्स्ट है, प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होते हैं। दोस्तों प्रकाश की चाल पूछा जाए तो मैं आपको चार बताता हूं। जो सबसे अधिक प्रकाश की चाल अगर बात किया जाए तो वो निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किस में होता है? निर्वात में होता है। उसके बाद पूछेगा किस में होता है, आपको बताना जल में होता है। किस में होता है? जल में होता है। जल में कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद पूछेगा किस में होता है? कांच में होता है। दोस्तों कांच में प्रकाश की चाल पूछेगा कितना होगा, तो कांच में हो जाएगा 25 को हटा दीजिए, यानी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। सबसे कम दोस्तों किस में होता है? तो नाइलोन में होता है। नाइलोन में कितना होता है? 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अच्छा, नायलॉन को दोस्तों हम लोग कहते हैं ऊन तंतु। क्या कहते हैं? ऊन तंतु। ये बात याद रख लीजिएगा। और इस प्रकार मैंने आपको चार ऑप्शन, चाहे किसी भी तरह से क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछे तो मैं आपको बता दिया हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है आपके सामने में, निम्नलिखित में प्रदीप्त पिंड कौन है? प्रदीप्त पिंड जो स्वयं उष्मा उत्सर्जित करता है, जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो स्वयं प्रकाश को कौन सा उत्सर्जित करता है? ऑप्शन को देखिए। सूर्य, हाँ सूर्य के पास अपना प्रकाश है, तारे के पास में भी अपना प्रकाश है। तो ऑप्शन ए और बी क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर का है, निम्नलिखित में अप्रदीप्त पिंड कौन से हैं? अप्रदीप्त पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। तो अप्रदीप्त पिंड कौन सा हो जाएंगे? सूर्य हो जाएंगे, सूर्य के पास अपना है, तारे का भी अपना है, कागज का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, तेल लगा हुआ कागज, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि तेल लगा हुआ कागज क्या होता है, तो अपारभासी होता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में पारदर्शी पदार्थ कौन कौन से हैं? पारदर्शी मतलब जिनसे प्रकाश इबगल से उबगल हिल जाए, मतलब आर पार हो जाए। आर पार किस में हो जाएगा? साफ जल में, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। लकड़ी में नहीं होगा, कागज में नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में अपारदर्शी पदार्थ कौन है? अपारदर्शी मतलब जिनसे प्रकाश इबगल से उबगल हिल नहीं पाए, आर पार नहीं हो पाए। और मतलब होता नहीं, पारदर्शी मतलब होता नहीं पार कर पाए। कौन? प्रकाश। प्रकाश किसमें नहीं पार कर पाएगा? ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। स्वच्छ जल में आर पार हो जाता है, और नहीं लकड़ी में नहीं होगा। तेल लगा हुआ कागज में प्रकाश धुंधला धुंधला पार होगा, तो इसमें भी लगभग प्रकाश पार हो ही जाता है। इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन लकड़ी में प्रकाश पार नहीं होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। और इसमें कौन है? अपारदर्शी पदार्थ है, कौन है? लकड़ी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में पारभासी पदार्थ कौन है? दोस्तों पारभासी पदार्थ वैसा पदार्थ को कहते हैं जिसमें प्रकाश धुंधला धुंधला पार हो, मतलब हल्का फुल्का पार हो। तो उसको वो कौन सा हो जाएगा? स्वच्छ जल। स्वच्छ जल में बिल्कुल प्रकाश आर पार हो जाएगा, लकड़ी में बिल्कुल ही नहीं होगा। और तेल लगा हुआ कागज में क्या होगा कि हल्का फुल्का जो होगा, हल्का फुल्का अगर पार हो गया तो उसी को कहा जाता है पारभासी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्रकाश की किरणों का किसी समतल या चिकने सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? लौट जाने की क्रिया को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है दोस्तों? मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने भाषा में मैं आपको बताता हूँ। प्रकाश का परावर्तन दोस्तों हम लोग कहते हैं जब प्रकाश जब किसी सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट के आ जाता है। जैसे अगर आप ही हैं, अगर गेंद को अगर हम किसी दीवार पर मारे तो गेंद क्या हो जाए? दीवार के फाड़ के ऊपर थोड़ी चल जाएगा, वापस फिर आपके ही दिशा में आ जाएगा। तो ये क्या होता है? यही होता है प्रकाश का परावर्तन। जैसे आपको चला के अगर मार दिया जाए, आपको उठा करके दीवार पे मारा जाता है, आप दीवार के ऊपर नहीं चल जाइएगा, आप पीछे गिरिएगा। तो यही क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। तो आप इधर आ गए तो आपका परावर्तन हो गया। अगर गेंद को किसी दीवार में चला करके मारे तो गेंद का परावर्तन हो जाएगा। अगर प्रकाश को किसी सतह पे मार रहे हैं जो टकरा कर वापस आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। पहला नियम जो होता है कहता है कि आपतन कोण की जिया परावर्तन कोण की जिया के बराबर होता है। आपतन कोण को एंगल ऑफ आई कहते हैं, और जबकि परावर्तन कोण को एंगल ऑफ आर कहते हैं। तो एंगल ऑफ आई बराबर क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ आर के बराबर हो जाएगा। तो आपतन कोण की जिया किसके बराबर हो जाएगा? परावर्तन कोण की जिया हो जाता है पहला। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लन तीनों एक ही समतल में होता है। तो तीनों एक ही समतल में होता है, तो ये दोनों नियम कहेगा किसके नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के
नियम हैं। तो कितने नियम हो गया? 2 नियम हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किसी वस्तु से निकलते हुए प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है वह क्या होते हैं? दोस्तों, अगर किसी बिंदु से निकलती हुई प्रकाश की किरण वास्तव में जिस जगह पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है तो वहीं पर दोस्तों किसका निर्माण हो जाता है? तो प्रतिबिंब का निर्माण होता है। दरअसल जहाँ पर एक दूसरे को काटती है वहीं पर प्रतिबिंब यानी फोटो का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, प्रतिबिंब हमें 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं वास्तविक, दूसरा को कहते हैं काल्पनिक। प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, वास्तविक और काल्पनिक। अगर पूछेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक प्रतिबिंब दोस्तों हमेशा जब भी बोलेगा वास्तविक तो आपको समझना है उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा। जब भी आपसे काल्पनिक लिखा हुआ है तो आप समझ जाइएगा इसमें कैसा प्रतिबिंब बनेगा? सीधा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? सीधा प्रतिबिंब बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब को दोस्तों हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। किस पे कर सकते हैं? पर्दे पर इसको प्राप्त किया जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। और साथ साथ मैंने आपको जितना बताया आप उसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वास्तविक प्रतिबिंब में बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? मैंने अभी भी आपको बताया कि वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा वास्तविक बोले तो उल्टा और काल्पनिक बोले तो सीधा। वास्तविक को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, काल्पनिक को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, तो बताइए दिए हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक जब भी बोले तो काल्पनिक मतलब क्या होता है? सीधा। काल्पनिक मतलब क्या होता है? सीधा। वास्तविक बोले तो उल्टा। इतना ही बात आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, कम टाइम में आप अच्छे से अच्छे प्रश्न को सोल्व कराएं, यही मेरा मकसद है। चलिए, वास्तविक प्रतिबिंब में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जब भी बोलेगा वास्तविक में आप याद रख लीजिएगा, वास्तविक बोले तो उल्टा जब भी होगा तो वो दर्पण के आगे बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के आगे बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दर्पण के पीछे हमेशा काल्पनिक में बनता है। किसमें बनता है? काल्पनिक में, दर्पण के पीछे बनता है प्रतिबिंब। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दर्पण के पीछे बनता है। किसमें बनता है? दर्पण के पीछे, जबकि वास्तविक में दर्पण के आगे बनता था। वास्तविक में पीछे हम देख करके आए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में किसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे पर्दे पर उतारा नहीं जाता है? मैंने अभी भी बताया दोस्तों, किसे पर्दे पर नहीं उतारा जाता है? काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, जिसका एक सिरा रज्जित होता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, उसको हम लोग दर्पण कहते हैं। जैसे कहे कि ये कौन सा दर्पण हो जाएगा? दोस्तों, ये अभी कोनो दर्पण नहीं है। जैसे इसको हम पेंट कर देंगे, कर दिया, अगर अंदर से पेंट किए हैं तो उसको कहेंगे उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। अगर बाहर से अगर इसी को अगर हम बाहर से पेंट करते हैं, तो क्या हो जाता है? अवतल दर्पण हो जाता है। तो चलिए, तो यहाँ इसको हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक को कहते हैं उत्तल, दूसरा को कहते हैं अवतल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले को हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। और यह 2 प्रकार का होता है, एक को कहते हैं उत्तल, एक को कहते हैं अवतल। उत्तल दर्पण में हमेशा जो होता है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है और दूर के वस्तु का नज़दीक में प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? दूर के वस्तु का नज़दीक में प्रतिबिंब बनाता है। दोस्तों, उत्तल दर्पण का जो प्रयोग जो होता है, मोटर गाड़ी के चालक जो होते हैं वो कौन सा दर्पण यूज करते हैं? तो मोटर गाड़ी के जो ड्राइवर होते हैं वो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? दाढ़ी बनाने में, हजामत बनाने में, ये समय अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। रोड लाइट में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है? तो धंसा हुआ, ये देखिए, ये दर्पण हो गया। ये दर्पण मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ये बन गया दर्पण में दोस्तों ये जो होता है ये इसका होता है परावर्तक सतह। जिधर से हम मुँह देखते हैं, चेहरा देखते हैं, वो क्या होता है? परावर्तक सतह होता है। जैसे इसको हम अंदर से पेंट किए हैं तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। और ये इसका क्या हो गया? परावर्तक सतह हो गया। तो निम्नलिखित में कौन सा दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ है? तो धंसा हुआ देखिए किसका है? उत्तल दर्पण का है। तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। ये दूर के वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है? नज़दीक में बनाता है। और वाहन के साइड मिरर के रूप में हम लोग पूछेगा कौन सा दर्पण का यूज करते हैं? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ है? उभरा हुआ या पूछे उठा हुआ। उभरा हुआ, उ से उत्तल, अ से अवतल। अवतल दर्पण में क्या होता है? परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है। क्या हुआ रहता है? उभरा हुआ रहता है, यानी उठा हुआ रहता है। किस दर्पण में रहता है? तो वो अवतल दर्पण में रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और समतल दर्पण का प्रयोग हम लोग करते हैं कहाँ? चेहरा देखने में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है,
निम्नलिखित में से किसका फोकस दूरी धनात्मक होता है। दोस्तों फोकस दूरी धनात्मक किसका किसका होता है, आंख कान ध्यान लगा करके आप सुनिए कि फोकस दूरी किसका धनात्मक होता है। तो उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस, उल्टा होता है, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोस्तों इसका क्या होगा, धनात्मक होगा। जबकि अवतल दर्पण और अवतल लेंस, अवतल दर्पण अवतल लेंस ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, अवतल दर्पण अवतल लेंस ऋणात्मक होगा, जबकि उत्तल दर्पण उत्तल लेंस क्या होता है, ये धनात्मक होता है। निम्नलिखित में से किसका फोकस दूरी धनात्मक होता है, धनात्मक जब भी बोलेगा तो उत्तल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने में है, इसका दर्पण इसका लेंस। चलिए ऐसे याद करना है आपको। चलिए बढ़ते हैं, निम्न में से किसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक दोस्तों हमने अभी भी जाना कि अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है, अवतल दर्पण और अवतल लेंस, अवतल लेंस, हाँ इसका दर्पण उसका लेंस, इसका दर्पण उसका लेंस, यानी अवतल दर्पण है तो लेंस किसका हो जाएगा अवतल लेंस, और ये क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। अवतल का क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा थोड़ा सा एक प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया था। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण में अपना चेहरा देखना चाहता है तो उस आईने की यानी आईने की ऊंचाई कितना होगा। तो वो कोई व्यक्ति अपना पूरा चेहरा समतल दर्पण में देखना चाहता है तो उस आईने का ऊंचाई पूछा गया कितना है, फटाफट आप लोग बताइए, तब तक मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किसी दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसको हम लोग पी से सूचित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, दर्पण को किससे सूचित किया जाता है। दर्पण को दोस्तों हम लोग पी से करते हैं सूचित, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने में है, मुख्य फोकस को किससे सूचित किया जाता है। दोस्तों दर्पण के मुख्य फोकस को हम लोग एक्स से सूचित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। गाय के दूध का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गाय के दूध का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो पीला जो होता है दोस्तों कैरोटीन के कारण होता है। दरअसल गाय के कुंवर में दोस्तों जो होता है एक प्रोटीन होता है MDG। कौन सा प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है MDG, और इसी में होता है कैरोटीन। और कैरोटीन जो होता है यही दूध का रंग क्या कर देता है, पीला कर देता है। अच्छा दूध का रंग पूछेगा उजला, उजला किसके कारण होता है। तो कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैसीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग कैसा हो जाता है, उजला हो जाता है। पूछेगा टमाटर का रंग लाल, टमाटर का रंग दोस्तों पूछेगा कि लाल किसके कारण होता है। तो इसका रंग जो होता है लाल दोस्तों किसके कारण होता है, तो लाइकोपीन के कारण होता है। ल से लाल, ल से लाइकोपीन। टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है, तो लाइकोपीन के कारण होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है, घाव को शीघ्रता से भरा जाता है या घाव को शीघ्रता से भरने वाला विटामिन पूछेगा कौन सा है। तो घाव को शीघ्रता से भरने वाला विटामिन दोस्तों कौन सा है, विटामिन सी होता है, विटामिन सी। अच्छा विटामिन सी होता है, और ये दूध में पूछेगा कि ऐसा कौन सा विटामिन जो उपस्थित नहीं होता है। तो ये विटामिन सी जो होता है दोस्तों ये किस में नहीं होता है, तो दूध में नहीं होता है। विटामिन ई, इसको दोस्तों हम लोग इसको हम लोग ब्यूटी विटामिन कहते हैं। कौन सा विटामिन कहते हैं, ब्यूटी विटामिन कहते हैं। और विटामिन के कारण क्या होता है, ये रक्त के थक्का को जमाता है। किसका जमाता है, रक्त का थक्का को जमाता है। रक्त का थक्का को जमाने वाला प्रोटीन पूछेगा कौन सा है, तो फाइब्रिनोजन। कौन सा है, फाइब्रिनोजन। अगर पूछेगा कि रक्त के थक्का को जमाने वाला आयन कौन सा है, तो कैल्शियम। कौन सा है, कैल्शियम। अब विटामिन पूछेगा तो विटामिन के, अभी अभी जस्ट बतेबे किए हैं। अच्छा खून में पूछेगा क्या पाया जाता है, तो हेमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है, हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन का दोस्तों वास्तविक कलर पूछा गया है कौन सा होता है, तो आपको बताना है कि बैंगनी होता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, समान 5 वर्ष की आयु में बच्चे को समानतः कितने दांत होते हैं। तो जो बच्चे होते हैं 5 वर्ष की आयु में तो इसका कितना दांत होता है, यानी 20 दांत होता है, जिसको दोस्तों हम लोग कहते हैं अस्थायी दांत। क्या कहते हैं, अस्थायी दांत। और इसकी संख्या कितना होता है, 20 होता है। अस्थायी दांत जो होता है दोस्तों इसको हम लोग दूध का दांत कहते हैं। क्या कहते हैं, दूध का दांत कहते हैं। दोस्तों अगर कोई बच्चा का आयु जो है 20 वर्ष से अधिक है, 20 वर्ष से अगर अधिक है तो उसमें जो है 32 दांत होता है। और 20 वर्ष से कम है अगर कम है, 20 वर्ष से कम है माइनस में है, तो 28 दांत होता है। यही है, जब 20 वर्ष से अधिक जिसका आयु होता है तो 4 दांत बढ़ जाता है। कौन दांत बढ़ जाता है, 4 दांत बढ़ जाता है। यही 4 दांत को दोस्तों हम लोग कहते हैं अकल दांत। क्या कहते हैं, अकल दांत कहते हैं, या बुद्धि दांत कहते हैं, या कौन सा दांत कहते हैं, बुद्धि दांत कहते हैं। मच्छर में कितना दांत होता है दोस्तों, तो 47 दांत होता है। मच्छर में कितना होता है, 47 दांत होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, एक समान व्यक्ति का समान रक्तचाप कितना होता है। तो समान व्यक्ति का जो समान रक्तचाप होता है एक स्वस्थ व्यक्ति का 120/80 होता है, जिसको हम लोग सिस्टोलिक बट्टा डायस्टोलिक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सिस्टोलिक बट्टे डायस्टोलिक को नाम से जानते हैं। अगर रक्त वाहिनियों का सिकुड़ना
अच्छा, रक्तचाप क्या होता है? ब्लड प्रेशर जिसको हम लोग कहते हैं। तो रक्त वाहिनियों का सिकुड़ना दोस्तों क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन, जिसके कारण आपने देखा होगा कि हाइपरटेंशन जिसके कारण व्यक्ति अधिक गुस्सा हो जाता है, जिसको ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर को नापने वाला मशीन का क्या नाम है? तो ब्लड प्रेशर को नापने वाला कौन है? सिस्नोग्राफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो विटामिन पूछेगा तो विटामिन के। अगर पूछे कौन सा आयन के द्वारा जमता है? तो आयन में आपको बताना है कैल्शियम। अगर पूछेगा कि रक्त का थक्का कौन सा प्रोटीन जमाने में सहायक है? तो फाइब्रिनोजन। कौन सा प्रोटीन है? फाइब्रिनोजन। अच्छा, फाइब्रिनोजन क्या होता है? फाइब्रिनोजन दोस्तों जब रक्त में दोस्तों क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा से जब हम सीरम को निकाल लेते हैं तो बचा हुआ भाग दोस्तों हमारा क्या कहलाता है? फाइब्रिनोजन कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने में है। BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाया जाता है? तो लगभग 7 दिन के भीतर लगाया जाता है। कितने दिन के भीतर लगाया जाता है? 7 दिन के बाद BCG का टीका लगाया जाता है। ये BCG का टीका किस रोग में लगाया जाता है? तो टीबी के रोग में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है? टीबी के रूप में लगाया जाता है। अच्छा, टाइफाइड में दोस्तों कौन सा टीका लगता है? तो टाइफाइड के रोगी के लिए दोस्तों कराया जाता है विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट कराया जाता है? विडाल टेस्ट करवाया जाता है। टाइफाइड को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? मियाजी बुखार। क्या कहते हैं? मियाजी बुखार। मतलब अभी बुखार है तो कुछ देर के बाद नहीं होगा, फिर कभी बुखार आ जाएगा, इसका कोई ठीक नहीं है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने में है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो पादप कोशिका में दोस्तों क्या पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति। क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति, जो पेड़ पौधा को सुरक्षा प्रदान करता है, जो जंतु कोशिका में नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो कोशिका भित्ति पाया जाता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको कोशिका का श्वसन स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का श्वसन स्थल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। और माइटोकॉन्ड्रिया का खोज दोस्तों पूछेगा कौन किया था? अल्टमैन ने। किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। जबकि इसका नामकरण पूछेगा कौन किया था? तो बेंडा ने किया था। कौन किया था? बेंडा ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस या बिजली घर। कोशिका का पावर हाउस या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका का बिजली घर कहते हैं। और केंद्रक को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका के केंद्रक को हम लोग कहते हैं कोशिका का दिमाग। क्या कहते हैं? कोशिका का दिमाग पूछेगा किसको कहा जाता है? तो केंद्रक को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने में है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो पाचन का जो होता है अधिकांश भाग दोस्तों किस में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। किसमें होता है? छोटी आंत में। ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, भोजन का अगर पाचन कहेगा कहाँ से शुरू हो जाता है? तो मुख से। कहाँ से शुरू हो जाता है? मुख से ही शुरू हो जाता है। पेन क्रिया जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अग्नाशय। अग्नाशय से पूछेगा कि कौन सा हार्मोन निकलता है? तो इंसुलिन हार्मोन निकलता है। कौन सा निकलता है? इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? जिसको हम लोग कहते हैं डायबिटीज, या इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? मधुमेह। क्या कहते हैं? मधुमेह रोग कहते हैं। और डायबिटीज को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? धीमी मौत। क्या कहते हैं? धीमी मौत। और यह कैसा रोग है? तो यह एक अनुवांशिक रोग है। ये भी बात आपको याद रखना है। अनुवांशिक का पता पूछेगा कौन लगाया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। कौन लगाया था? मेंडल ने लगाया था। मेंडल ने किस पर लगाया था? तो आपको बताना है मटर के पौधे पर यह पता किया था। किस पर किया था? मटर के पौधे पर किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने में है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर में 23 पीस होता है। जोड़ा पूछे तो कितना होता है? 46 होता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है किस द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने लगता है? थकान का अनुभव दोस्तों किसके कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। जब हम दौड़ते हैं तो दौड़ते वक्त भी क्या होता है कि हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जम जाता है, जिसके कारण मनुष्य को क्या होता है? थकान होता है। और लैक्टिक अम्ल दोस्तों किसमें पाया जाता है? दूध और दही में। दूध और दही में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? लैक्टिक अम्ल है। कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन पूछेगा कि दूध और दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस। और दूध की शुद्धता पूछेगा कि हम लोग किससे पता कर लेते हैं? दूध की शुद्धता हम लोग लैक्टोमीटर से पता करते हैं। किससे करते हैं? लैक्टोमीटर से हम लोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने में है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है? दोस्तों ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको हम लोग हार्मोन कहते हैं? दोस्तों विटामिन डी को दोस्तों हम लोग किस नाम से जानते हैं? हार्मोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हार्मोन है। विटामिन डी को हम लोग क्या कहते हैं? हार्मोन है। और विटामिन डी दोस्तों को कहाँ से प्राप्त होता है? कि सूर्य की रोशनी से। और विटामिन डी का कमी से दोस्तों कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स। कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। दोस्तों इसी को हम लोग कहते हैं सूखा रोग। कौन सा रोग कहते हैं? रिकेट्स बोलिए या सूखा रोग बोलिए। बच्चों में दोस्तों होता है रिकेट्स, वयस्कों में होता है सूखा रोग। वयस्कों में कौन सा रोग होता है? सूखा रोग होता है। और इसके कारण अच्छा प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो मेडिमस और क्वाशरकोर। ये भी बात याद रख लीजिएगा। विटामिन ए को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसकी कमी से होता है जीरोप्लेथेमिया। इसी को हम लोग कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है।
मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होता है? दोस्तों, ऑक्सीजन की पूर्ति किसके द्वारा होता है? आरबीसी, जिसको हम लोग कहते हैं रेड ब्लड कार्पल, हिंदी में इसी को कहते हैं लाल रक्त कोशिका के द्वारा। किसके द्वारा होता है? क्योंकि हमको पता है कि मनुष्य के शरीर में आरबीसी पाया जाता है। आरबीसी में क्या पाया जाता है? हेमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन जो होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ये क्या बनाता है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्या बनाता है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन, जिसके कारण हमारा खून का रंग कैसा दिख जाता है? लाल दिख जाता है। खून का रंग हमको लाल किसके कारण दिखता है? तो हेमोग्लोबिन के कारण दिखता है। और प्लेटलेट्स भी क्या करता है? ये रक्त के थक्का को जमाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पूछेगा तो अग्नाशय। क्या बताना है? अग्नाशय। और सबसे लंबी ग्रंथि अगर पूछेगा तो आपको बताना है तंत्रिका तंत्र। कौन है? तंत्रिका तंत्र है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? दोस्तों, ग्रीन हाउस जो होता है वो किसका बना होता है? लकड़ी, ईंट व सीमेंट, कांच और लोहा। मैं चाहता हूँ कि इस प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। तब तक मैं दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जितना भी प्रश्न बताया हूँ, आप लोग ईमानदारी पूर्वक आप लोग देखिए कितना आपका सही हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए जितना हो सके। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर ITIHASKI दुनिया, इतिहास की दुनिया 99 लिख करके वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।